संविधान और लोकतंत्र इस बार चुनावी मुद्दा बना है। विपक्ष, खास तौर से राहुल गांधी लगातार ताबड़तोड़ आरएसएस बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि 400 सीट इसलिए पाना चाहते हैं कि 400 सीट आया तो ये संविधान बदल देंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम ऐसे लोगों को सफाई देनी पड़ रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान सभा में 80-90% सनातनी हिंदू थे जिन्होंने अंबेडकर साहब को संविधान बनाने में मदद की थी और संविधान किसी कीमत पर नहीं बदलेगा। इस एपिसोड में बहुत कुछ बताने वाला हूं। राहुल गांधी का भाषण, लालू प्रसाद यादव का भाषण और नरेंद्र मोदी जी का भाषण, इसके साथ साथ जो सनातनी हिंदू थे संविधान सभा में, जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, उनकी क्या राय थी अंबेडकर के बारे में, संविधान के बारे में, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने संसद मार्ग पर संविधान को जलाया, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी कई बीजेपी के नेता चुनाव मैदान में हैं। अरुण गोविल हैं जो राम बने थे टीवी सीरियल में, वो भी हैं। अयोध्या के सांसद हैं। कई नेता ऐसे हैं जो लगातार कह रहे हैं, अनंत हेगड़े हैं, कि हम संविधान बदलेंगे 400 पार। प्रधानमंत्री की आर्थिक समिति के सलाहकार बाकायदा लिखकर उन्होंने कहा कि, विवेक देवरॉय उनका नाम है, कहा कि हम संविधान को अब बदलने का समय आ गया, हम संविधान बदल देंगे। नेता बोल रहे हैं, विवेक देवरॉय बोल रहे हैं, संविधान की प्रतियां जलाई गई, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी कह रहे हैं कि संविधान पे आंच नहीं आने देंगे, बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकता है। नरेंद्र मोदी साहब जब संसद में आए थे तो संसद को प्रणाम किया था, सीढ़ियों को। आपको याद होगा कि संसद भवन बदल गया। और अगली तस्वीर देखिए, इसमें वो संविधान के सामने झुके हुए हैं। वो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। संविधान के सामने झुकने के क्या मायने हैं, ये भी समझने की बात, आप खुद समझे। साथ में एक किताब का उद्घाटन उन्होंने किया था। इस किताब का नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी। राम बहादुर राय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं अभी, और एबीवीपी से जुड़े रहे, पत्रकार रहे। इस किताब के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं थे, और जो लेखक है राम बहादुर राय, इसका संविधान के बारे में और उसमें अंबेडकर की भूमिका में क्या विचार है, ये भी बताएंगे। और साथ में डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में एक भाषण में जो बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण है, उस बात को भी बताऊंगा। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और चुनाव के समय मैं डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से मैनिफेस्टो, लोकतंत्र और जितने इस तरह के मुद्दे हैं, संविधान, तमाम इन बातों पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। संविधान अगर सही से लागू नहीं हुआ तो देश पर विनाश आएगा, ये डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट है। चलिए अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का आज ही का एक भाषण है अमरोहा में, वो सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। लालू प्रसाद यादव का भाषण, जो इंटरव्यू है एएनआई को, वो जरा सुन लीजिए। लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार, अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं
ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना। और अब आप सुनिए कि नरेंद्र मोदी साहब गया के भाषण में क्या क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए, उसके बाद कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। मोदी को देश के संविधान ने ये पद दिया है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब अंबेडकर, उनका दिया हुआ ये संविधान न होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों, इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे। बाबा साहब आंबेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था। और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके, देश की भावनाओं को समझ करके, देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। चलिए, नरेंद्र मोदी साहब का आपने भाषण तो सुन ही लिया होगा। बाबा साहब भी नहीं बदल सकते, मैं बाबा साहब के संविधान की वजह से मैं जो है बना हूं प्रधानमंत्री, गरीब का बच्चा, तमाम ये सब बातें हो रही हैं। राम बहादुर राय की किताब का विमोचन मोदी साहब ने खुद किया था। 8 जून 2016 की एक खबर है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख नियुक्त हुए थे, अप्रैल में उसी साल नियुक्त हुए थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर सवाल खड़ा किया और इसे मिथक बताया। इसके बाद विवाद खड़ा हुआ। जो राम बहादुर राय हैं, आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महासचिव हैं और उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। आउटलुक पत्रिका में कहा था कि अंबेडकर की भूमिका सीमित थी और तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी बीएन राव जो सामग्री अंबेडकर को देते थे, वे उसकी भाषा सुधार देते थे, भाषा, लैंग्वेज खाली ठीक करते थे। मैं आगे बताऊंगा कि संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, वो अंबेडकर के बारे में उनका क्या राय था। आर्थिक सलाहकार जो अध्यक्ष है, विवेक देवरॉय, पिछले साल 15 अगस्त को द मिंट में एक लेख लिखा जिसका लब्बो लुआब था कि अब हमारा संविधान पुराना हो गया है, इसमें संशोधन की जरूरत नहीं, इसे नए सिरे से लिखने की जरूरत है। जब देश में इस बाबत बवाल मचा तो बीजेपी ने पल्ला झाड़ते हुए बोल दिया कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है और प्रधानमंत्री जी उस पर मौन रहे। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। मोदी जी ने जब 400 पार का नारा दिया तो लोगों को यह पता नहीं था कि 400 क्यों चाहिए। सरकार बनाने के लिए तो 272 ही काफी है।
तो इसको जो है बीजेपी के सांसद लीडर अनंत हेगड़े ने लोगों को अच्छे से समझा दिया कि 2/3 बहुमत के बाद ही संविधान बदला जा सकता है। फिर बवाल मचा, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर मोदी जी ने मौन धारण कर लिया। तीसरी बार बीजेपी की ही महिला नेता मधु मिश्रा ने लोगों को बता दिया कि उन्हें कैसा देश बनाना है। देखिए और सोचिए उन्होंने संविधान बदलने और हिंदू राष्ट्र में खासकर दलितों को कैसे औकात दिखाई। वो कहती हैं कि साथियों, आप सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ विप्र बंधुओं के अलावा भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए। क्यों? हम बट गए, हम विभाजित हो गए। मधु मिश्रा के इस वक्तव्य पर भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा और आरएसएस चीफ ने भी कुछ नहीं कहा। और लेकिन ये एक बात दिलचस्प है कि मैडम ने यहाँ जिक्र नहीं किया कि मनुस्मृति जब लागू होगा तब महिलाओं के बारे में मनुस्मृति की क्या राय है, ये भी उनको बताना चाहिए था। अप्रैल के महीने में ही बाबा साहब के जयंती के एक दिन पहले लल्लू सिंह, अयोध्या के सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि सरकार तो 272 सीटों पे ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने हैं। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। इसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीटें चाहिए या नया संविधान बनाना हो, इसलिए कि 272 से ज़्यादा 2/3 बहुमत चाहिए कि नया संविधान बनाएंगे। अब आइए चलते हैं टीवी के श्री राम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ से, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी संविधान बदलने की बात की है। पत्रकारों से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा है कि बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। उन्होंने कहा संविधान जब हमारे देश का बना था तब उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। तब परिस्थितियां कुछ और थीं और अब कुछ और हैं। उन्होंने आगे कहा कि संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदलता है, सर्वसम्मति होती है तो बदलाव आता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। जब पत्रकारों ने पूछा क्या 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार का ऐसा कुछ बड़ा करने की इच्छा तो नहीं, तो अरुण गोविल ने कहा मुझे यह महसूस होता है क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। बीजेपी के कई नेता संविधान बदलने की बात कर चुके हैं। साधु लोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी के नेता खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं। प्रधानमंत्री की ओर से कोई वक्तव्य नहीं, आरएसएस के मोहन भागवत की ओर से कोई वक्तव्य नहीं। ये सोच लीजिए क्या चल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा है वो आपने सुना ही है कि उन्होंने कहा कि जनता ऐसे लोगों की आंख निकाल लेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं कि भारत का संविधान बदल दे। इसका मतलब है कि संविधान और लोकतंत्र अब एक चुनावी मुद्दा बन चुका है और वोटर भी इस नाम पर बट रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको देश का इंडियन रिपब्लिक का संविधान चाहिए। आपको याद होगा 2015 के चुनाव में बिहार में मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो क्या हुआ था? हश्र हुआ था, बुरी तरह हार गए थे। लेकिन अब चूंकि प्रचंड बहुमत आया है तो अब हौसला इतने हैं कि बार बार संविधान बदलने की, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये सत्य भी है। हालांकि अमित शाह बार बार सफाई दे रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान बदलेगा नहीं। मोदी साहब कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा है। तो ये सब तो मामला चल रहा है। सनातनी के बारे में बात हुई तो सनातनी नेता उनके आजकल क्या कर रहे हैं वो सब आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो संविधान सभा में हिंदू थे, वो हिंदू महासभा के मेंबर तो खुद राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन उनके रिकमेंडेशन से अंबेडकर संविधान सभा में आए। तो वो लोग क्या कह रहे थे जरा ये सुनिए। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बहस। संविधान का मसौदा 26 फरवरी 1948 को भारत सरकार के गजट में लोगों की जानकारी के लिए, राय जानने के लिए प्रकाशित किया गया। तकरीबन 8 महीनों तक वह लोगों के बीच रहा।
उसके बाद 4 नवंबर 1948 के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसे संविधान सभा में पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया उसका संविधान सभा और देश के इतिहास में वाकई असाधारण महत्व है। उस भाषण पर चर्चा किसी और एपिसोड में। इस भाषण के असर के कारण ही संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा यह कहकर की कि वह प्रकांड पंडित, संविधान निर्माण के शिल्पकार, संविधान के बारे में पूरे अधिकार के साथ भाष्य करने वाले, गहन अध्ययता और काबिलियत रखने वाले हैं। चुनिंदा सदस्यों की इस संदर्भ में भावनाएं व्यक्त करने वाले भाषण हुए, जिसमें से कुछ हिस्सा मैं आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले क्या भूमिका थी डॉक्टर अंबेडकर की, और राम बहादुर राय को ये लाइन पढ़ना चाहिए। टी कृष्णामाचारी का भाषण है कि अंबेडकर की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि सदन को एहसास हुआ कि आपके द्वारा नियुक्त किए गए 7 में से 1 सदस्य ने इस्तीफा दिया, उनकी जगह अन्य की नियुक्ति की गई। 1 सदस्य की मृत्यु हो गई, लेकिन उस पद को भरा नहीं गया। 1 सदस्य अमेरिका में थे, उनकी जगह किसी को नहीं दी गई। 1 सदस्य रियासत के कामों में उलझे हुए थे, इसलिए उनकी जगह भी खाली थी। 1 या 2 सदस्य दिल्ली से काफी दूर रहा करते थे और उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वो भी उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। सो अंततः संविधान बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह डॉक्टर अंबेडकर पर आई। उन्होंने यह काम पूरी जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक किया। उनका यह कार्य प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। ये लाइन राम बहादुर राय साहब को शायद वो मिस कर गए हों, पढ़ना चाहिए था। दूसरे मेंबर थे संविधान जो हाउस के, वो काजी सैयद करीमुद्दीन। उन्होंने जो कहा वो सुनिए। संविधान का मसौदा विचारार्थ रखने के प्रस्ताव पर डॉक्टर अंबेडकर ने भूमिका में जो वक्तव्य दिया, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उनका भाषण ध्यान देने योग्य था और मुझे यकीन है कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें महान संविधानकर्ता के रूप में जानेंगी। एक अन्य सदस्य डॉक्टर पीएस देशमुख, उन्होंने कहा कि मेरे सम्मानीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर का भाषण उच्च कोटि का था। भाषण किसी और एपिसोड में सुनाऊंगा, इसमें नहीं। प्रस्तुत किए गए मसौदे पर दिया गया वह प्रभावपूर्ण वक्तव्य था। सब जानते ही हैं कि वह एक प्रख्यात अधिवक्ता हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम निभाया। अगर उन्हें छूट मिलती तो इस संविधान को वो शायद अलग रूप दे पाते। एक और अन्य सदस्य डॉक्टर जोसेफ अल्बन डिसूजा, उन्होंने कहा कि शुरुआत से लेकर आखिर तक विद्वानों को शोभा देने वाला, कार्य सक्षम, स्वीकार योग्य, तुलनात्मक नजरिए से श्रेष्ठ, संस्मरणीय दस्तावेज डॉक्टर अंबेडकर और उनकी मसौदा समिति ने प्रस्तुत किया। तो ये है 4 नवंबर 48 का। अब 25 नवंबर 1949 के जब आखिरी भाषण हुआ था डॉक्टर अंबेडकर का, उस समय भी 26 नवंबर को स्वीकार किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और उसमें कितनी उन्होंने मेहनत की थी इसका अंदाजा उस समय जो खबर छपी थी, जो स्टेटमेंट दिए गए थे, उससे लग सकता है। कुछ अंश सुना रहा हूं। सबसे पहले आर.के. सिधवा साहब का भाषण है। वो कह रहे हैं, यह संविधान सर्वोत्तम है। लोगों को यह बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मुझे उम्मीद है कि संविधान सभा का हर सदस्य यही कहेगा। हम में भले ही कितने ही मतभेद हों, लेकिन इस संविधान के बारे में हमें गर्व है। 26 जनवरी 1950 के ऐतिहासिक दिन हमारा सार्वजनिक जनतंत्र कायम होगा। मुझे गर्व है कि उस दिन इस संविधान को कानून का स्वरूप प्राप्त होगा। पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये भी पंडित हैं, सनातनी होंगे, उनके स्टेटमेंट जरा सुन लीजिए। मसौदा समिति और उसके सभी सदस्यों के प्रति हमें किस प्रकार का कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कानून के बारे में कुशाग्र बुद्धि, अथक परिश्रम, अति उच्च प्रकार का कौशल, दृढ़ आत्मविश्वास, आधुनिकता के साथ इन गुणों से युक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान सभा के माध्यम से जो नेतृत्व किया और इस संदर्भ में जो निर्माण हुआ, उसको निर्माण हुए सभी उलझी गुत्थियों को हल कर लिया। ये उनका स्टेटमेंट है। बेगम एजाज रसूल, अन्य सदस्य, ये कहती हैं कि संविधान ने भारतीय जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। प्रावधानों की कसौटियों पर संविधान का अगर मूल्यांकन करना हो
तो दुनिया के संविधानों में यह श्रेष्ठ साबित होगा। इस बारे में हमारे मन में संविधान के प्रति जो गर्व की भावना है वह न्यायोचित ही कहलाएगी। इस महती मार्गदर्शक कार्य के लिए मैं डॉक्टर अंबेडकर और मसौदा समिति के सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। आगे वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता का आग्रह पूर्वक प्रतिपादन हमारे संविधान की पवित्रता है और हमें इस पर गर्व है। इससे धर्मनिरपेक्षता की भावना को हमेशा बल मिलेगा और कभी उसे कलंकित नहीं किया जाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। भारत के लोगों की एकता इसी पर निर्भर है। उसके बगैर विकास की आशा आकांक्षाएं व्यर्थ साबित होंगी। अब आइए, जो संविधान सभा के रोजमर्रा की जो होती थी उसकी खबरें दिल्ली और बाहर के अखबारों में छपती थी और इसकी जिम्मेदारी थी जेपी चतुर्वेदी साहब की। बड़े विख्यात पत्रकार थे और उनको भारत के पत्रकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने जो कहा है वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उस जमाने में उन्हें करीब से देखने का उच्चतम अवसर मिला। डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर बाबा साहब को चुनौती देना असंभव था। वह दुनिया के सभी संविधानों के विद्वान थे। उनसे चर्चा करने का मौका मिलना बौद्धिक दावत हुआ करती थी और मुझे ऐसे मौके मिला करते थे। उनके बारे में जानकारी देते हुए ज़्यादातर यही बताया जाता है कि उन्होंने दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और शोषितों के उद्धार के लिए संघर्ष किया, लेकिन नए भारतीय गणतंत्र की बुनियाद खड़ी करने के लिए उनके योगदान का जिक्र नहीं किया जाता। उन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। जिस समाज से उनका उदय हुआ उस समाज के हित के लिए उन्होंने न केवल नए कानून बनाने की कोशिश की बल्कि नए कानून दिए भी। भारत में जब जनतंत्र शैशवावस्था में था उन्होंने संविधान के रूप में कानून दिया। संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा के पितामह को जब हम याद करते हैं उस वक्त हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे। प्रत्यक्षतः उन्होंने वर्तमान संविधान की रचना की। भारतीय प्रजातंत्र की उत्क्रांति को सुव्यवस्थित करने के लिए और देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए उनके विचार मार्गदर्शन करेंगे। संविधान के एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ हैं एसवी पायली। उन्होंने कहा कि अपनी विद्वता, कल्पना शक्ति, तर्कनिष्ठ वाक्पटुता और अनुभवों को डॉक्टर अंबेडकर ने दांव पर लगाया। बेहद कठिन सवाल पर भी उनका जबरदस्त उत्तर हुआ करता था। वह बड़े ही प्रभावकारी ढंग से और आसानी से अपनी राय सामने रखते। दुनिया के सभी विकसित देशों के संविधानात्मक कानूनों का और उन पर किए गए अमल के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी थी। साथ ही 1935 वाले कानून की उन्हें बारीकी से जानकारी थी। संविधान के मसौदे के बारे में जब चर्चा हो रही थी तब हर सवाल का वह स्पष्ट तथा प्रभावी और आसान तरीके से जवाब देते थे। उनसे जवाब मिलने के बाद सदस्यों के मन का संदेह, उलझन और कठिनाई दूर हो जाती थी। तर्क आधारित, युक्ति युक्त, प्रभावी तथा सब समझ सके ऐसा स्पष्टीकरण, किसी भी मुद्दे का तुरंत उत्तर देकर मतभेद को खत्म करने की कला केवल उनके पास ही थी और किसी सदस्य के पास नहीं। यह सब करते हुए विरोधियों द्वारा अगर कोई सही मुद्दा पेश किया गया तो उसे जल्द समझकर स्वीकारने की उदारता भी उनमें थी। टॉलरेंस, आजकल विरोधी लोग को जेल ठूसा जा रहा है, अकाउंट बंद किया जा रहा है, जरा सोचिए। इसलिए उन्हें आधुनिक मनु या भारतीय संविधान के जनक के रूप में कहा जाता है, जो सही भी है। अब आपको बताते हैं कि संविधान सभा में कैसे आए और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन पे उन्होंने क्या कहा है। अब जरा संदर्भ समझिए कि जब बंगाल का विभाजन हो गया तो वहाँ से पहले डॉक्टर अंबेडकर सदस्य थे, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। तब तक के उनके कार्य से संविधान सभा को उनकी संविधान विशेषज्ञता और उनके मार्गदर्शन की और उनके सहयोग की बेहद जरूरत महसूस हो रही थी। इस बात का एहसास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हुआ। उन्होंने बॉम्बे के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री पीजी खेर को 30 जून 1947 को खत लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा कि अन्य किसी बात के बारे में न भी सोचे तो हमें अब लगने लगा है कि संविधान सभा और जिन विभिन्न समितियों पर
डॉक्टर की अंबेडकर की नियुक्ति ही उनमें उनका कार्य इतना अमूल्य है कि हम उनके योगदान से वंचित नहीं रहना चाहते। वह बंगाल से चुनकर आए थे। उस प्रांत के विभाजन के बाद उनका संविधान सभा की सदस्यता उनकी खत्म हो चुकी। संविधान सभा का अगला सत्र दिनांक 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और मैं चाहता हूं कि उसमें उनकी सहभागिता हो, इसलिए तुरंत उनकी नियुक्ति हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर खेर को लिखा था। इस तरह से जुलाई 1947 में मुंबई प्रांत से डॉक्टर अंबेडकर को दोबारा संविधान सभा के लिए चुना गया। जब 25 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ, 26 नवंबर को संविधान पेश किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसे स्वीकार किया और जो उन्होंने भाषण दिया डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि इस कुर्सी पर बैठकर संविधान सभा के कार्य का मैं हर रोज निरीक्षण करता आया हूं। संविधान सभा की मसौदा समिति द्वारा कितने उत्साह, निष्ठा और लगन के साथ काम पूरा किया गया, इसका एहसास किसी और से अधिक मुझे है। खासकर मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर इस काम को पूरा किया। मसौदा समिति और उसके अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुनने का जो निर्णय हमने लिया, उससे बेहतर और उचित निर्णय और कोई नहीं था। उनका चुनाव सार्थक था और यह साबित करके उन्होंने दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो कार्य किया उससे उनके कार्य को एक ओज प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में समिति के अन्य सदस्यों के बीच भेदभाव करना ठीक नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि अध्यक्ष की तरह ही सभी ने अपनत्व और निष्ठा से कार्य किया है। राष्ट्र उन्हें धन्यवाद दे, वे इस योग्य हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्तव्य हैं, मेरे वक्तव्य नहीं है। उसके बाद देश विदेश में डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा होने लगी और सम्मान होने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से अनटचेबिलिटी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, कानूनी रूप से। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जीवन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को स्थापित किया था। इसलिए दुनिया के एक महान संविधान विशेषज्ञ के तौर पर उनका नाम हुआ। विख्यात पॉलिटिकल साइंटिस्ट और ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने 1951 में अपना प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ग्रंथ प्रकाशित किया। उन्होंने वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समर्पित किया है। इस ग्रंथ की भूमिका में वो कहते हैं, मेरे इस ग्रंथ का सार इस भूमिका में समाया हुआ है। भारतीय जनता द्वारा अपनी स्वतंत्रता का आरंभ करने से पूर्व इन श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों को अंगीकार किया, इसका मुझे अभिमान है। भारतीय संविधान के शिल्पकार अंबेडकर के कृतित्व का इससे बढ़कर सम्मान और क्या हो सकता है। चलिए चलते चलते 15 अक्टूबर 1956 नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण है, उसकी चंद पंक्तियां आपको सुनाता हूं और ये लगातार सीरीज जारी रहेगी चुनाव भर। उस समय उन्होंने कहा था कि हमने नया संविधान बनाया है, इस नए तरीके के बारे में तजुर्बा नहीं है हमें। बेहद सावधानी पूर्वक अगर उसे लागू नहीं किया गया तो इस देश का विनाश होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट है 15 अक्टूबर 1956 नागपुर में। अब आइए विश्लेषण करते हैं कि संविधान क्या खत्म करने की घोषणा होगी तभी खत्म होगा। संविधान खत्म करने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का अभाव, कानून और प्रशासन की नज़र में समानता का अभाव, संवैधानिक संस्थाओं का बंद हो जाना, विपक्षों का गलत तरीके से दमन, ये सब जो है संविधान खत्म होने के सिम्टम्स हैं। अभी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से चुनाव के दरमियान विरोधियों का दमन जिस तरह से हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए गए और तमाम सब जो ये हो रहा है वो किस ओर इशारा करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे लिखा है। मैं आपको सब धीरे धीरे सुनाऊंगा कि क्या हो रहा है इस देश में, कि अगर एक ही जगह दो कानून लागू हैं, कि विरोधी के लिए कुछ और कानून है और सत्ता पक्ष के लिए भ्रष्ट लोग जब सत्ता में चले जाते हैं तो उसके लिए कुछ और कानून है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रवृत्ति को पहले ही भांप लिया था
और उस पर विस्तार से लिखा है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे हर एपिसोड में कुछ नया सुनाने वाला हूं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। और वाकई संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं भी हो, संवैधानिक प्रावधान अगर खत्म कर दिए जाएं तो इसका मतलब संविधान का खत्म होना ही है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।